नमस्कार, मैं अनुज सोम। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे सल्तनत काल की। तो सल्तनत काल का जो अगला भाग है ये है बलवन, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में मैंने इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी कराया था। तो बलवन के द्वारा एक नए वंश की स्थापना की गई, ये कहलाया बलवनी वंश। तो बलवन के विषय में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, बलवन के विषय में कहा जाता है कि बचपन में बलवन और उसके भाई किसलू खां को मंगोलों के ये जो है बचपन में क्या होता है, बलवन और उसका भाई किसलू खां ये मंगोलों के हाथ में पड़ जाते हैं और मंगोल इसे जो है बाजार में बेच देते हैं। वहां पे एक व्यापारियों के द्वारा ये खरीदा जाता है और बाद में इसे इल्तुतमिश के द्वारा खरीदा जाता है। तो ये कहा जाता है कि जिस समय इल्तुतमिश दासों को खरीदने गया था तो उसने 99 दास खरीदे, लेकिन बलवन को उसने नहीं खरीदा। कारण ये था कि बलवन काफी कुरूप और नाटे किस्म का व्यक्ति था। तो कहा यह जाता है कि बलवन जो है इल्तुतमिश के चरणों में गिर गया था कि भाई साहब मुझे भी खरीद लो। तब जाके जो है बलवन को इल्तुतमिश ने खरीदा। और ये एक सल्तनत काल का ऐसा शासक भी है, ये आप याद रखो, ये सल्तनत काल का ऐसा शासक है जो क्या होता है, गुलाम होने के बाद भी सुल्तान बना। अब आप कहोगे कि पिछले वाले भी गुलाम थे। देखिए, पिछले वाले गुलाम थे लेकिन उन्हें गुलामता या फिर दासता से मुक्त कर दिया गया था। जैसा अगर मैं बात करूं तो इल्तुतमिश 1206 में दासता से मुक्त हो गया था। और इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर मैं बात करूं तो 1208 में उसे भी दासता से मुक्त कर दिया गया था। लेकिन बलवन को कभी दासता से मुक्त नहीं किया गया। अब सवाल ये उठता है कि इस्लाम धर्म जो कहता है कि दास होगा वो शासक नहीं होता। उसके बाद भी जो है बलवन, मतलब दास होने के बाद भी बलवन जो है सुल्तान बना। बलवन के विषय की अगर हम बात करेंगे तो बलवन 20 साल तक नायब ए ममलिकत और 20 साल तक सुल्तान का पद धारण करता है। लगभग ये जो है बंदा 40 साल तक शासन करता है। बलवन की जो है उपलब्धियां काफी हैं और काफी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्या था, देखिए, बलवन जिस समय इल्तुतमिश ने खरीदा था तो बलवन को इल्तुतमिश ने एक भिश्ती का पद दिया था, लेकिन बाद में इसकी महत्वाकांक्षा से खुश होकर रजिया के समय क्या होता है, इसके पदों में उन्नति होती है। बहराम शाह और फिर नसरुद्दीन के समय जो है ये नायब ए ममलिकत बन जाता है। और इसके बाद ये सुल्तान के सभी कार्य खुद करता है, यानी कि नसरुद्दीन के समय जो है ये उप सुल्तान है, लेकिन नसरुद्दीन कोई खास कार्य नहीं करता, सारे कार्य जो है यही करता है। अब बलवन के विषय में आइए जानते हैं कि क्या बलवन की जो है उपलब्धियां हैं। देखिए क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि बलवन का मूल नाम है बहाउद्दीन और बलवन के द्वारा जो वंश है वो है बलवनी वंश। हालांकि कुछ किताबों में इसके लिए इलबरी वंश भी है, लेकिन ये कहा जाता है कि बलवन इलबरी वंश का नहीं था। बलवन के जो द्वारा स्थापित वंश है ये बलवनी वंश ही है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, बलवन अपने आप को अफरसियाब वंश का कहता है। अब अफरसियाब कौन था? अफरसियाब ईरान का एक बहुत बड़ा योद्धा हुआ है। तो बलवन क्या करता है, लोगों को यह दर्शाने के लिए कि मैं एक योद्धा वाली फैमिली से हूं, अपने आप को अफरसियाब वंश का बताता है। लेकिन ये अफरसियाब वंश का है या नहीं, इस चीज की पुष्टि नहीं हो पाती, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अगर मैं बात करूं तो बलवन, देखिए जैसे मैंने आपको बताया है कि बलवन को दासता से मुक्त नहीं किया गया था, तो बलवन के मन में हीन भावना थी। बलवन जब गद्दी पर बैठता है तो बलवन गयासुद्दीन की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है और ये खुद को अपने आप को क्या बोलता है, ये खुद को बोलता है नायाब ए खुदाई। तो नायाब ए खुदाई क्या है? नायाब ए खुदाई है ईश्वर का प्रतिनिधि। ठीक है, ये बोलता है कि जो सुल्तान का पद है वो ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है। सुल्तान का पद किसी ऐसे को नहीं मिलता, केवल सुल्तान का पद जो है ईश्वर की देन है। तो ये अपने आप को नायब ए खुदाई बताता है। इसके अलावा जिल्ले इलाही का है, अपने आप को क्या बोलता है, जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का शब्द होता है ईश्वर की छाया, यानी कि ईश्वर के द्वारा इसे जो है क्या बनाया गया, सुल्तान। तो इस तरह की उपाधि धारण करने का मेन मकसद ये था, जनता में ये दर्शाना कि सुल्तान ही सब कुछ होता है। और इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो दास्ता वाला कॉन्सेप्ट है उसको ये छुपाना चाहता था। खैर, अगर हम इसके अगले जो क्वेश्चन एग्जाम आए हैं उसकी बात करेंगे तो देखिए बलवन क्या है। बलवन क्या था, मैंने अभी आपको बताया कि इल्तुतमिश के समय इसे पानी वगैरह जो भरने वाले होते हैं भिश्ती, उसका पद दिया गया था। लेकिन बाद में महत्वाकांक्षा, मतलब ये देखा गया कि ये जो है एक अच्छा व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, तो इसके पदों को पदोन्नत किया गया। बाद में ये अमीर ए आखुर और उसके बाद अपनी प्रतिभा से
नायब ए ममलिकत, जो एक तरीके से उप सुल्तान होता था, वो पद इसने धारण किया। अब इल्तुतमिश के समय क्या होता है, इल्तुतमिश के समय 40 सरदार का गठन किया जाता है। बलबन भी इन 40 सरदार का सदस्य था और उसने ये देखा कि इन्हीं सरदारों के द्वारा सुल्तानों को गद्दी पे बैठाया गया और गद्दी से हटाया भी गया था। तो बलबन ये जानता था कि अगर 40 का दमन नहीं किया गया तो शासन नहीं किया जा सकता। तो बलबन ने क्या किया, 40 का दमन किया। यहाँ पे अगर आप एग्जाम की क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे 40 दल का गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, जबकि 40 दल का जो नाश है वो बलबन के द्वारा किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर अगले फैक्ट की हम बात करते हैं तो बलबन के समय क्या होता है, देखिए सिजदा और पायबोस प्रथा शुरू होती है। अब सिजदा और पायबोस जो प्रथा है ये गैर इस्लामी प्रथा मानी जाती है। कारण यह है कि बलबन ईरान से प्रभावित है। बलबन क्या करता है, बलबन अपने पोतों का नाम भी ईरानी योद्धाओं के नाम पर रखता है। ये अपने पोतों का नाम कैकुकाबाद, के खुसरो और क्यूमर्स जो रखता है वो ईरानी योद्धाओं के नाम पर रखता है। तो ईरानी परंपरा से प्रभावित होकर ये अपने दरबार में 2 प्रथा चलाता है, जिसे कहता है सिजदा और पायबोस। अब इस प्रथा में होता क्या था, सिजदा मतलब घुटनों के बल जो है बैठ के झुकना, और पायबोस का अर्थ होता है सुल्तान के कदम चूमना। तो ये क्या है, देखिए ये मैंने अभी आपको बताया है, ये दर्शाना ये चाह रहा है कि ईश्वर के बाद जो पृथ्वी पे सब कुछ है वो सुल्तान होता है। तो सुल्तान की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए बलबन ने क्या परंपरा चलाई, ईरानी परंपरा चलाई, जो गैर इस्लामी परंपरा मानी जाती थी, सिजदा व पायबोस। जब हम अकबर पढ़ेंगे तो अकबर के समय भी ये प्रथा द्वारा चलाई गई है, लेकिन सबसे पहले ये प्रथा किसके द्वारा चलाई गई है, बलबन के द्वारा। तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बलबन ने एक और गैर इस्लामी प्रथा चलाई, नौरोज। तो नौरोज क्या है, देखिए नौरोज एक पारसी त्योहार है। ये पारसी धर्म का नववर्ष भी कहलाता है और कहा जाता है कि इस त्योहार का जो उत्सव है वो 19 दिन तक मनाया जाता था। तो ये त्योहार भी पारसियों का त्योहार है, ये भी एक गैर इस्लामी त्योहार माना जाता है। ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नौरोज क्या है, तो पारसी धर्म का नव वर्ष, जिसे न्यू ईयर आप कह सकते हो। तो ये एक गैर इस्लामी प्रथा थी जो बलबन के द्वारा चलाई गई थी। इसके अगर हम बात करेंगे तो बलबन क्या करता है, दिल्ली का एक कोतवाल था जिसका नाम था फखरुद्दीन। तो दिल्ली का कोतवाल ही बलबन जो है दिल्ली के कोतवाल से सलाह लिया करता था। कारण यह है कि बलबन ने दरबार सॉरी भाई थोड़ी खांसी हो रही है। बलबन ने क्या किया, बलबन ने दरबार के लिए कुछ नियम बना रखे थे। जैसे क्या था, बलबन के दरबार में जो जाते थे उसके लिए विशेष ड्रेस कोड होते थे। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में हम एक विशेष ड्रेस पहन के जाते हैं, या कुछ ऑफिसों में भी जो है क्या होता है, कुछ ड्रेस कोड बना दिया जाता है कि आप इन्हीं को पहन के ही आओगे। तो बलबन ने भी क्या किया, दरबारियों के लिए एक शिष्टाचार स्थापित करने के लिए एक ड्रेस कोड निर्धारित किया। और अगर इन ड्रेस कोड का यानी कि इन ड्रेस को पहन के कोई नहीं उपस्थित होगा तो उसे दंडित किया जाता था। तो बलबन के विषय में यह भी कहा गया है कि बलबन जो है केवल अपने वजीर से बात करता था। मान लिया दरबार बैठा हुआ है तो दरबार के बैठे होते समय केवल वजीर ही बलबन से बात कर सकता है, अन्य किसी व्यक्ति से बलबन बात नहीं करता था। बलबन के विषय में बर्नी ने लिखा है, बर्नी लिखता है इसके विषय में कि जब मैं किसी तुच्छ या नीच व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा हाथ अपने तलवार पे आ जाता है। तो मतलब यह है कि बलबन क्या है, निम्न कुल से जो है बहुत ज्यादा चिढ़ता है। और एक चीज और आप याद रखोगे, बलबन ने तुर्कों को जो है क्या किया, ज्यादा अधिकार प्रदान किए। बलबन ने क्या किया, बलबन ने एक काम और भी किया था। बलबन के समय जितने भी जो उसके सरकारी अधिकारी थे उनका उसने निरीक्षण करवाया, और जो गैर कुलीन थे यानी कि जो तुर्क नहीं थे उनको जो है ये क्या करता है, ये नौकरी से हटा देता है। इसके विषय में एक और वर्णन ये है कि बलबन से एक व्यापारी था, वो मिलने का प्रयास करता है और व्यापारी कहता कि मैं अपनी संपत्ति का आधा से ज्यादा भाग बलबन को दे दूंगा अगर वे मेरे से मिले, लेकिन बलबन ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया था। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि गैर तुर्क जो है उस समय निम्न माने जाते थे और तुर्कों को कुलीन माना जाता था। तो बलबन जो है रक्त की शुद्धता पे विश्वास रखता है, निम्न कुल से ये चिढ़ता है। तो ये पॉइंट एग्जाम में आया हुआ है,
ये आप याद रखेंगे। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने भी आपको बताया है कि जो सलाह लेता है ये फखरुद्दीन से लेता है। फखरुद्दीन कौन था? तो फखरुद्दीन दिल्ली का एक कोतवाल था, ये आप याद रखो। अब ये है बलबन ने क्या किया, बलबन ने अपना वसीयत तैयार किया था। अब वसीया क्या है? वसीया होता है वसीयत। सल्तनत काल में पहला व्यक्ति है जो अपनी वसीयत तैयार करवाता है, और ये वसीयत किसने तैयार की थी? ये वसीयत तैयार की थी बर्नी ने। तो ये आप याद रखेंगे, वसीयत या वसीया जो बलबन का तैयार किया है ये बर्नी ने तैयार किया है। ये आप इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, याद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखिए होता क्या है, इल्तुतमिश के समय क्या है, सूबेदारों को इक्तेदार कहा जाता था। अब आप ऐसे समझिए कि जैसे आज वर्तमान का शासन है, तो वर्तमान में एक क्या हो गया, एक राजा हो गया, या जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री के बाद हमारे क्या है 28 राज्य, और 28 राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री हैं। तो पहले भी ऐसे ही होता था, लेकिन आज राजतंत्र नहीं है, आज गणतंत्र है। तो लोगों के द्वारा जो है चुनाव होके ये चुने जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो है अनुवांशिक चलता था। तो पहले जो सुल्तान था या जो राजा होते थे उसके अलग अलग प्रांत होते थे, और अलग अलग प्रांतों में अधिकारियों को अलग अलग समय पर अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे अगर मैं सल्तनत काल की बात करूं तो सल्तनत काल में शुरुआती जो सूबेदार हुए हैं या जो गवर्नर हुए हैं उन्हें इक्तेदार कहा गया। अब इल्तुतमिश ने भारत में इक्तेदारी व्यवस्था को प्रसिद्ध किया था, जबकि इक्तेदारी व्यवस्था भारत में मोहम्मद गोरी के द्वारा चलाई गई थी। तो ये क्या करता है, इक्तेदार लोग क्या करते थे, इक्तेदार लोग अपने यहाँ पे टैक्स इकट्ठा करते थे, और टैक्स इकट्ठा करके वे लोग जो है सुल्तान को टैक्स भेजते थे, लेकिन बीच में कुछ पैसा खा जाते थे। तो बलबन क्या करता है, बलबन इस तरह की जो ये फोर्जरी हो रही है, जो जालसाजी हो रही है इस तरह की, उस जालसाजी से निपटने के लिए एक पद बनाता है जिसका नाम है ख्वाजा। तो ये आप अच्छा पॉइंट है, नोट कर सकते हैं। तो बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति 1279 में की थी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे, 1279 में बलबन के द्वारा ख्वाजा की नियुक्ति की गई। इसके बाद अगला पॉइंट है, देखिए इसके बाद क्या है, अब शासन अगर अच्छी तरीके से चलाना है तो शासन चलाने के लिए क्या चाहिए भाई, शासन चलाने के लिए गुप्तचर होने चाहिए। इसका वर्णन अगर मैं करूं तो जैसे हम प्राचीन भारत में गुप्तचरों का उल्लेख सबसे पहले अर्थशास्त्र में मिलता है, और चाणक्य ने कहा है कि गुप्तचर के माध्यम से ही जो है राजा शासन चला पाता है। तो बलबन बहुत चालाक व्यक्ति था। बलबन ने गुप्तचर विभाग का गठन किया, और गुप्तचर विभाग को इस समय क्या कहा गया है, दीवान ए बरीद। तो ये आप याद रखोगे, ये आप याद रख सकते हैं, गुप्तचर विभाग दीवान ए बरीद कहलाता है। तो गुप्तचर विभाग की स्थापना सल्तनत काल में सबसे पहले बलबन के द्वारा की गई थी। और एक और पॉइंट है यहाँ पे, बलबन के द्वारा दीवान ए अर्ज एक और विभाग बनाएगा। अब दीवान ए अर्ज है क्या, दीवान ए अर्ज है एक सैनिक विभाग, यानी कि बलबन ने एक निश्चित रूप से सैनिक रखने का प्रयास किया, मतलब सेना का पुनर्गठन किया। अच्छे तरीके से आप ये कह सकते हो कि सेना को व्यवस्थित क्रम में रखने का प्रयास बलबन ने किया था, और बलबन ने एक अलग विभाग इसके लिए बनाया, एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम है दीवान ए अर्ज। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं लिख रहा हूं, सॉरी यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, दीवान ए अर्ज। तो दीवान ए अर्ज नामक विभाग की स्थापना जो है बलबन के द्वारा की गई थी। और सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ था, मैं थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं ध्यान नहीं कर रहा है, तो लिखा हुआ है देखिए दीवान ए अर्ज, तो सैनिक विभाग है। तो इस सैनिक विभाग की स्थापना किसके द्वारा, बलबन के द्वारा की गई थी। सॉरी भाई थोड़ी गलती होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं बलबन के समय की समस्या क्या है, बलबन क्या है, एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, लेकिन ये साम्राज्य विस्तार नहीं करता। लेकिन इसके सामने क्या था, साम्राज्य में बहुत सारी समस्या थी, जैसे दिल्ली के आसपास जो है काफी लुटेरे थे। यहाँ पे बर्नी ने उल्लेख किया है कि मेव यानी कि मेवात वगैरह के जो लोग हैं दिल्ली के आसपास में महिलाओं को लूट लेते थे, महिलाओं के कपड़े छीन लेते थे, ऐसा बर्नी ने लिखा है। तो इन क्षेत्र में लुटेरों का दमन बलबन के द्वारा किया गया। इसके अलावा दिल्ली की सुरक्षा के लिए दिल्ली के चारों तरफ जो है किलों का निर्माण बलबन के द्वारा किया गया था। इसके अलावा मैं बात करूं भारत की जो उत्तर पश्चिमी सीमा है, जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहलाती है, इस साइड से मंगोलों के आक्रमण का काफी ज्यादा खतरा था। तो बलबन क्या करता है, बलबन अपने दो लड़कों को
उत्तर पश्चिमी सीमा पर नियुक्त करता है। अब ये देखिए कैसे कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए सुनम, समाना, उच्च, ये जगह है, ये जो है सुनम, समाना और उच्च जो जगह है, ये जगह है आपका आज जहां पाकिस्तान है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने अपने लड़के बुगरा खां को नियुक्त किया। और इसके अलावा मुल्तान, सिंध, लाहौर, ये जो क्षेत्र है, ये पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये मोहम्मद खां को नियुक्त करता है। ये बलबन का दूसरा लड़का है। तो बलबन ने अपने दोनों लड़कों को नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमा पर नियुक्त किया था। और ये नियुक्त किया गया था मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए। हालांकि होता क्या है कि मंगोल आक्रमण में ही बलबन के जो सबसे वीर्य पुत्र है, जिसका नाम था महमूद, उसकी मृत्यु हो जाती है 1286 में। और इसी की मृत्यु के बाद बलबन इतना दुखी होता है कि उसकी भी बाद में 1287 में मृत्यु हो जाती है। अगर अगले फैक्ट की मैं बात करूं तो बलबन के समय का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह है तुगरिल खां का विद्रोह। देखिए तुगरिल खां कौन था? तुगरिल खां बलबन का एक दास था और किसी दास के द्वारा सल्तनत काल में अपने स्वामी के खिलाफ किया गया ये पहला विद्रोह था। अब बलबन क्या करता है? बलबन जो है पहले अवध के एक सूबेदार जिसका नाम है अमीन खां, उसे जो है ये तुगरिल खां से निपटने के लिए भेजता है। लेकिन जो है अवध का सूबेदार इस जो ये युद्ध होता है इसमें वो असफल हो जाता है, यानी कि वो तुगरिल खां का दमन नहीं कर पाता। और इसके कारण बलबन अवध के सूबेदार को बीच बाजार में उसकी जो है हत्या करवा देता है। तो यहाँ ये जो मैंने भी आपको बताया था चालीसा का दमन वाला, वो ये घटना घटित हुई थी। बलबन ने क्या किया, अपने जो प्रमुख सूबेदार हैं उनको भी बड़ी सख्ताई से लिया और जो किसी चीज में सफल नहीं हो पाया उसकी सरे बाजार इसने हत्या करवाई ताकि दूसरों के मन में खौफ पैदा हो। यही बलबन की जो है लोह व रक्त की नीति भी कहलाई। जनरली छोटी किताबों में लिखा था कि बलबन ने लोह व रक्त की नीति अपनाई थी। तो लोह व रक्त की नीति क्या थी? अपने सूबेदारों के खिलाफ अपनाई गई थी। जो सूबेदार अच्छा कार्य नहीं करता था या जो सूबेदार जो है ये लगता था बलबन को ये जो है गद्दारी कर सकता है, उसको बलबन ने सरे बाजार मरवाया था। तो तुगरिल खां के खिलाफ जो विद्रोह हुआ, तुगरिल खां ने जब बलबन के खिलाफ विद्रोह किया तो मैंने बताया अवध के सूबेदार को भेजा गया, लेकिन वो उसका दमन नहीं कर सका। इसके बाद एक और सूबेदार भेजा गया, वो भी तुगरिल खां का दमन नहीं कर सका। तो बलबन फिर स्वयं जाता है और अपने लड़के बुगरा खां को भी लेकर जाता है। और इसके बाद जो है क्या होता है, इसके बाद तुगरिल खां का विद्रोह का दमन किया जाता है। तो ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है। 1279 में तुगरिल खां के द्वारा बलबन के खिलाफ विद्रोह किया गया था और यह सल्तनत काल में किसी दास के द्वारा स्वामी के खिलाफ किया गया प्रमुख विद्रोह था। आप ऐसे याद रखो। इसके अगर हम बात करेंगे तो देखिए मैंने भी आपको बताया था कि बलबन क्या करता है, मेवों का या मेवात के जो लोग हैं ये दिल्ली के आसपास लूट मार मचाते हैं, उनका दमन इसके द्वारा किया गया था। दूसरा देखिए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ है, ठीक है, जिसे तोता ए हिंद भी कहा गया है। तो अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी बलबन के संरक्षण में हैं। यहाँ पे अमीर खुसरो के विषय में आप नोट कर सकते हैं। अमीर खुसरो ने जो अपना जो राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की है ये मोहम्मद खां जो बलबन का लड़का है उसके समय करता है। और ये होता है कि जो मोहम्मद खां 1286 में मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है इसकी, तो अमीर खुसरो भी मंगोलों के हाथ में पड़ जाता है, लेकिन बाद में इसकी जो है जान बच जाती है। तो मंगोलों के आक्रमण में अमीर खुसरो भी फंस गया था, ये भी आप याद रखेंगे, लेकिन बाद में जो है इसे छोड़ दिया गया था। इसके बाद में अगर बात करूं तो बलबन की क्या होती है, जब मैंने अभी आपको बताया है कि पुत्र वियोग में ये जो है मर जाता है 1287 में, और 1287 में इसकी मृत्यु के बाद ये अपने बड़े लड़के मोहम्मद खां का जो लड़का है उसका नाम है आपका के खुसरो। तो बलबन क्या करता है, अपने बड़े लड़के के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी चुनता है। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद दिल्ली का कोतवाल का जो दामाद है, दिल्ली के कोतवाल का जो दामाद है, ठीक है, वो क्या करता है, वो कैकुकाबाद को शासक बनाता है। अब कैकुकाबाद कौन है? कैकुकाबाद बुगरा खां का लड़का है। ये आप देखेंगे, ये जो है बुगरा खां, ये आप याद रखो। मोहम्मद खां और बुगरा खां
बलबन के 2 लड़के हैं, लेकिन बलबन अपने बड़े लड़के से प्यार ज्यादा करता है। तो मोहम्मद खां का जो लड़का है इसका नाम है आपका के खुसरो। ये के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाता है, लेकिन ये जो निजामुद्दीन है, ये फखरुद्दीन, ये अभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, ये फखरुद्दीन जो दिल्ली का कोतवाल है, दिल्ली के कोतवाल का दामाद है ये निजामुद्दीन, और ये निजामुद्दीन के खुसरो की हत्या करवा देता है। किससे करवाता है? कैकुकाबाद से हत्या करवाता है। कैकुकाबाद है कौन? कैकुकाबाद है बुगरा खां का लड़का। तो ये आप याद रखेंगे। अब होता क्या है कि कैकुकाबाद का जो जीवन है वो बलबन जो है इसे बड़ी सख्ताई से पालता है। मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी औरत का संपर्क 17 साल से पहले इसने नहीं किया था। लेकिन क्या होता है, निजामुद्दीन इसे फिर जो है लड़कियों को, मतलब लड़की की, मतलब ये कह सकते हो आप, जो है लड़कियों को ये आकर्षित करने का प्रयास करता है। ये बंदा जो है इसे एक तरीके से लुभाने का प्रयास करता है, और ये इसी के चक्कर में अपना जीवन नष्ट कर देता है। और कैकुकाबाद की फिर क्या हो जाता है, कैकुकाबाद को फालिस हो जाती है। तो फालिस होने के बाद क्या होता है, फालिस होने के बाद कैकुकाबाद का जो लड़का है इसका नाम है शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो शमसुद्दीन क्यूमर्स गद्दी पे बैठता है। हालांकि ये 2-3 महाकाई बताया जाता है। और शमसुद्दीन क्यूमर्स और कैकुकाबाद की हत्या जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है। अब जलालुद्दीन खिलजी कौन है? ये है आरिज ए मुमालिक, यानी कि सेना का ये प्रमुख अधिकारी है। ये इन दोनों की हत्या करके आगे क्या करता है, खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो ये था हमारा बलबन। आज का टॉपिक समाप्त। धन्यवाद।